2 मार्च 2008 कुआलालंपुर। आज एक इतिहास लिखा जाना था, एक ऐसा इतिहास जो हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मौका था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल का। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए महज 159 रन पर सारे विकेट गंवा दिए। जीत की डगर मुश्किल लग रही थी, लेकिन रात कुछ खास थी। इंद्रदेव भी शायद भारत को ही जीतते हुए देखना चाहते थे। बस फिर क्या था, इधर भारत की पारी खत्म हुई, उधर इंद्रदेव प्रकट हो गए। झमाझम बारिश हुई और जब बारिश रुकी तब दक्षिण अफ्रीका के सामने था एक नया टारगेट। डकवर्थ लुईस नियम के तहत दक्षिण अफ्रीका को 25 ओवर में 116 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए ताबड़तोड़ विकेट चटकाने शुरू कर दिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उन टीमों में नहीं जो आसानी से हार मान जाए। जब 25 ओवर खत्म हुए तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 8 विकेट पर 103 रन, यानी भारतीय अंडर 19 टीम ने इतिहास रच दिया। 2000 के बाद पहली बार भारतीय अंडर 19 टीम विश्व विजेता बन चुकी थी और भारत को क्रिकेट जगत में दुनिया का सिरमौर बनाने वाले उस टीम के कप्तान थे विराट कोहली। और इस जीत के बाद उसी साल हुए आईपीएल के पहले सीजन के लिए विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में शामिल कर लिया गया। विराट कोहली इस टीम की पहचान है, आन बान और शान है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी एक ऐसी टीम जिसने खेल भले ही जबरदस्त दिखाया हो, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि आज तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीत सकी। आरसीबी की मालिक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस टीम का नाम इसी कंपनी के शराब ब्रांड रॉयल चैलेंज के नाम पर रखा गया। इस फ्रेंचाइजी को विजय माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 111.6 मिलियन US डॉलर में खरीदा था। ये किसी भी टीम के लिए दूसरी सबसे बड़ी नीलामी थी। मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की लगाई 111.9 मिलियन US डॉलर की बोली सबसे बड़ी बोली थी। आईपीएल के पहले सीजन के लिए राहुल द्रविड़ को आरसीबी का आइकॉन प्लेयर बनाया गया। टीम में एक से एक विदेशी धुरंधर खिलाड़ियों को शामिल किया गया। नीलामी में जैक्स कैलिस, अनिल कुंबले, जहीर खान, मार्क बाउचर, डेल स्टेन और कैमरून वाइट जैसे धाकड़ खिलाड़ी खरीद लिए गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट शायद अभी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए दूसरे राउंड की नीलामी में कुछ और खिलाड़ी खरीदे गए। इनके नाम है रॉस टेलर, मिसबाहुल हक और भारत की विश्व विजेता अंडर 19 टीम के कप्तान विराट कोहली। टीम की कमान संभाली राहुल द्रविड़ ने और कोच की जिम्मेदारी संभाली मार्टिन क्रो ने। पहला सीजन पूरे गाजे बाजे के साथ शुरू हुआ, लेकिन आरसीबी की टीम और उसके खिलाड़ी शायद खेल के इस नए फॉर्मेट को समझ नहीं पाए। टीम अपने 14 मैचों में से महज 4 ही मैच जीत पाई और सीजन के खत्म होने पर 8 टीमों में 7वें नंबर पर रही। इस सीजन में टीम का खराब हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे अपने सबसे महंगे खिलाड़ी जैक्स कैलिस को भी कुछ मैचों के लिए टीम से बाहर करना पड़ा। वजह थी उनका खराब फॉर्म। पूरे टूर्नामेंट में टीम के लिए सबसे ज्यादा 371 रन बनाए राहुल द्रविड़ ने, वही द्रविड़ जो कभी T20 प्लेयर माने ही नहीं गए। टीम ने भले ही बेहद खराब खेल दिखाया हो, लेकिन इसी सीजन में राहुल द्रविड़ ने एक ऐसी भी पारी खेली जिसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ राहुल ने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि पक्का कुछ रातों में उन्हें सपनों में द्रविड़ ही दिखाई दिए होंगे। दरअसल उस मैच में द्रविड़ ने 6 गगनभेदी छक्कों और 6 करारे चौकों की मदद से महज 36 गेंदों में 75 रन ठोक दिए थे और ये पारी द्रविड़ के आईपीएल के करियर की सबसे बड़ी और सबसे यादगार पारी थी। सीजन में टीम का बुरा प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट को नागवार गुजरा। विजय माल्या अपनी टीम से इस कदर नाराज थे कि उसने नीलामी में चुने गए खिलाड़ियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर कप्तान राहुल द्रविड़ और टीम के सीईओ चारू शर्मा की आलोचना कर दी। माल्या ने खुद कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती खुद को खिलाड़ियों की नीलामी से दूर रखना था। चारू शर्मा को तत्काल पद से हटा दिया गया और शायद इसी वजह से द्रविड़ भी टीम की कप्तानी से हाथ धो बैठे। इस सीजन की नीलामी में टीम ने केविन पीटरसन को सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लिया। उस साल केविन एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बने। केविन पीटरसन को ही टीम का कप्तान भी बनाया गया। टीम शुरुआती दौर में 2008 सीजन की तरह ही संघर्ष करती दिख रही थी, जब टीम पहले 6 मैचों में से केवल 2 ही मैच जीत सकी। हालांकि 6 मैचों के बाद केविन अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने अपने देश वापस लौट गए और फिर कप्तान बदला तो टीम की किस्मत भी बदल गई। टीम की कप्तान सौंपी गई जादुई लेग स्पिनर अनिल कुंबले को। ये कुंबले की कप्तानी का ही कमाल था कि टीम के तेवर एकदम से बदले बदले नजर आने लगे। टीम ने अगले 8 मैचों में से 6 मैच जीत लिए। आरसीबी अंक तालिका में तीसरे पायदान पर थी, यानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, जहां उसका मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स से। पहले फील्डिंग करते हुए आरसीबी ने सीएसके को 146 रनों पर ही समेट दिया। जवाब में मनीष पांडे के 48 और राहुल द्रविड़ के 44 रनों की बदौलत टीम ने सीएसके को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। फाइनल में मुकाबला था डेक्कन चार्जर्स से। कहते हैं बड़े खिलाड़ी वो होते हैं जो बड़े मुकाबलों में अपना जौहर दिखाते हैं। आरसीबी के कप्तान अनिल कुंबले ने भी फाइनल में अपनी फिरकी का जाल डेक्कन चार्जर्स के बल्लेबाजों पर ऐसा फेंका कि सारे धुरंधर उसमें फंसते चले गए। फाइनल में कुंबले ने महज 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए। डीसी केवल 143 रन ही बना सकी। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था और बारी थी बल्लेबाजों की। अगले 20 ओवर तय करने जा रहे थे कि आईपीएल 2009 की ट्रॉफी आरसीबी के पास आएगी या फिर डीसी के पास, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज शायद घर लौटने की जल्दी में थे।
एक एक कर सब पवेलियन लौटते चले गए। बल्लेबाजी इतनी खराब थी कि महज 4 बल्लेबाज ही दाही का आंकड़ा छू सके। हालांकि मैच कांटे का रहा, लेकिन छठे विकेट के रूप में विराट कोहली और फिर मार्क वाउचर के पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी के जीतने की उम्मीदें जाती रही। आखिरी में रॉबिन उथप्पा ने कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो नाकाफी रहा और आरसीबी ने आईपीएल की पहली ट्रॉफी महज 6 रनों से गंवा दी। जीत के इतने पास आकर जीत से दूर रह जाने का दर्द आरसीबी को भी सालता होगा। जब वो अपने सफर को पीछे मुड़कर देखते होंगे तो मन में टीस जरूर उठती होगी कि काश वो मैच जीत गए होते तो आज एक भी आईपीएल खिताब न जीत पाने का मलाल तो ना होता। इस सीजन में भी टीम की कप्तानी अनिल कुंबले ने ही की और लीग राउंड में 14 मैचों में से 7 बार जीते। उस सीजन में आरसीबी सहित 4 ऐसी टीमें थीं जिनके पास 14 पॉइंट्स थे, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते आरसीबी सेमीफाइनल में जा पहुंची, जहां उनका मुकाबला था मुंबई इंडियंस से। सेमीफाइनल में मुंबई ने पहले खेलते हुए अंबाती रायडू, सौरभ तिवारी और केरान पोलार्ड की दमदार परफॉर्मेंस के चलते 184 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इस मैच में कुंबले और केविन पीटरसन को छोड़ आरसीबी के हर बॉलर की जमकर तोड़ाई हुई। हालत इतने बुरे बने कि विराट कोहली तक से बॉलिंग करानी पड़ी। कोहली ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक ओवर में 10 रन लौटा दिए। फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरी आरसीबी की टीम को इस बार बल्लेबाजी के चलते हार कम हो देखना पड़ा। टीम 20 ओवरों में महज 149 रन ही बना सकी। इस तरह आरसीबी आईपीएल के सीजन में भी खाली हाथ रही। इस सीजन में टीम की कप्तानी डेनियल वेटोरी को सौंपी गई। इस सीजन की शुरुआत आरसीबी ने कोची टस्कर्स केरला के खिलाफ शानदार जीत से की, लेकिन अचानक ही टीम की गाड़ी ट्रैक से उतर गई। इसके बाद के तीनों मैच टीम बुरी तरह से हार गई और तभी तेज गेंदबाज डर्क नंस चोट के चलते टीम से हट गए और फिर उसकी जगह जिस खिलाड़ी ने ली वो खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी के भेष में एक तूफान था। आईपीएल में वो तूफान विपक्षी टीमों के धुरंधर गेंदबाजों के लिए काल बनकर आ रहा था। वो ये खिलाड़ी था जिसे इस सीजन में किसी भी टीम ने नीलामी में खरीदा नहीं था, लेकिन इसे आरसीबी की खुशकिस्मती कहें कि नैन्स टीम से बाहर आ गए और उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किए गए क्रिस गेल। पिछले सीजन तक केकेआर का हिस्सा रहे गेल के अंदर आग धधक रही थी और ये आग और विकराल हो गई जब पहले मैच में उनका सामना केकेआर से हो गया। इस मैच में गेल नाम का वो तूफान आया जिसके सामने केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई। गेल ने इस मैच में महज 55 गेंदों में 10 चौकों और 6 आसमान छूते छक्कों की बदौलत 102 रन ठोक दिए। आरसीबी ये मैच 9 विकेट से जीत गए। गेल यही नहीं रुके, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ भी उनके बल्ले ने चढ़ाई कर दी। उस मैच में गेल ने महज 49 गेंदों में 10 झन्नाटेदार चौकों और 9 मिसाइल नुमा छक्कों की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 107 रन टांग दिए। गेल का आने का टीम पर यह फर्क पड़ा कि टीम ने लगातार 7 मैच जीत लिए। इस सीजन में लीग मैच खत्म होने के बाद आरसीबी अंक तालिका में पहले पायदान पर चढ़ गई थी। पहले क्वालीफायर में आरसीबी का मुकाबला था सीएसके से, लेकिन आरसीबी ये मैच हार गई। दूसरे क्वालीफायर में आरसीबी के सामने थी मुंबई इंडियंस। पहले खेलते हुए आरसीबी ने 185 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम के नई अगुवा फिर क्रिस गेल ने संभाली। गेल ने 47 गेंदों पर 89 रन चढ़े। मुंबई के बल्लेबाजों की आरसीबी के बॉलर के सामने एक नहीं चली और मुंबई 43 रनों से मैच हार गई। 2009 के बाद एक बार फिर आरसीबी फाइनल में थी, यानी खिताब जीतने का एक और सुनहरा अवसर। इस बार टीम जिस फॉर्म में थी उसे देखते हुए ये बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार उसका मुकाबला था पिछले बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी की बैटिंग बुरी तरह ढह गई और 58 रनों से फाइनल हार गए। खिताब की तलाश में इतना लंबा सफर तय करने के बाद एक बार फिर आरसीबी के हाथ लगी निराशा और हताशा। इन तीनों ही सीजन में आरसीबी की परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तीनों ही सीजन में टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। विराट कोहली जो कि लगातार टीम के साथ पहले सीजन से जुड़े हुए थे, उन्हें टीम की कमान सौंप दी गई। हालांकि शुरुआती 2 सीजन में उनकी कप्तानी में टीम कोई कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनके बल्ले ने कमाल जरूर दिखाया। 2015 सीजन काफी हद तक बेहतर रहा, लेकिन बदकिस्मती से टीम का ये सीजन तीसरे पायदान पर ही दम तोड़ गया। मार्च 2016 आईपीएल का नया सीजन शुरू होने में 1 महीना बाकी था। तभी न्यूज चैनल्स पर एक ऐसी खबर आई जिसके चलते पूरा देश हिल उठा। लोगों के लिए भरोसा करना मुश्किल था कि ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने वाला एक अरबपति ये देश छोड़कर भाग चुका होगा। उस पर आरोप था बैंकों की करोड़ों रुपए हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का। शायद उसने अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने देश छोड़ना ही ठीक समझा। वो भगोड़ा कोई और नहीं बल्कि अब तक आरसीबी का मालिक रहा विजय माल्या था। विजय माल्या की जगह अमृत थॉमस को रॉयल चैलेंजर्स का चेयरमैन बना दिया गया। यही नहीं, टीम ने अपना लोगो भी बदल दिया और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई जिसने घरेलू और बाहरी मैचों के लिए अलग अलग जर्सी अपनाई। अब तक विराट कोहली तपकर निखर चुके थे। पहले सीजन से उनका बल्ला आग उगल रहा था। टीम में क्रिस गेल अकेले नहीं थे, दोनों ने मिलकर सामने वाले गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटना शुरू कर दिया। विराट ये साबित कर चुके थे कि आरसीबी ने उन्हें यूं ही टीम में नहीं चुना था। टीम ने सीजन में जबरदस्त खेल दिखाया। टीम ग्रुप स्टेज में अपने विरोधी टीमों को पटखनी देते हुए क्वालीफायर तक जा पहुंची, जहां उसका मुकाबला था गुजरात लायंस से, जिसे आरसीबी ने 4 विकेट से हराकर तीसरी बार
फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में आरसीबी का मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद से। हैदराबाद ने 20 ओवर में 208 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। खिताब जीतने के लिए आरसीबी को इस पहाड़ पर चढ़ना ही नहीं बल्कि इसे पार भी करना था। लेकिन आरसीबी और आरसीबी के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। उनके भरोसे के पीछे की वजह थे क्रिस गेल और कप्तान विराट कोहली। दोनों ने आते ही आते अपने हाथ खोल दिए। गेल और विराट ने गेंदों को पूरी बेरहमी से कूटना शुरू कर दिया। उस दिन दोनों की जुगलबंदी देखते ही बन रही थी। जहाँ गेल चौकों छक्कों में डील कर रहे थे, वहीं कोहली चौके के साथ साथ सिंगल डबल्स ले रहे थे। जब ऐसा लगने लगा कि आज यही दोनों पूरा मैच निपटा देंगे, तभी गेल कैच आउट हो गए। हैदराबाद की टीम में जश्न का माहौल था। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और आरसीबी के फैंस के दिलों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब गेल आउट हुए तब आरसीबी का स्कोर 10 ओवर और 4 गेंद में 114 रन हो चुका था। यानी आउट होने से पहले गेल आधे से ज्यादा काम कर चुके थे। गेल ने 38 गेंदों में 4 चौकों और 8 गगनभेदी छक्कों की बदौलत 76 रन ठोके थे। और अब सारी नजरें विराट कोहली पर थी। लेकिन 140 के स्कोर पर विराट भी चल दी। कोहली ने 54 रन बनाए। इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों को दबोच लिया। लगातार विकेट गिरते रहे। रही सही कसर आखिरी के ओवरों में स्टुअर्ट बिन्नी और क्रिस जॉर्डन के रनआउट ने पूरी कर दी। तमाम कोशिशों के बावजूद आरसीबी 8 रनों के अंतर से चूक गई और तीसरी बार फाइनल में हार गई। शायद तीसरी बार भी फाइनल न जीत पाने का टीम को तगड़ा झटका लगा और अगले 3 सीजनों में टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। जबकि 2020 में टीम चौथे, तो 21 में तीसरे और 22 में फिर चौथे पायदान पर रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरसीबी लगातार खराब फॉर्म से जूझ रही है। लेकिन इस टीम में वो दमखम मौजूद है जिसे आईपीएल के खिताब का हकदार तो बनाती है। लेकिन मंजिल के सामने आकर एकदम से ठिठक जाना इस टीम की वो कमजोरी है जिससे उसे पार पाना ही होगा। हालांकि विराट कोहली 2021 सीजन के बाद ही टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं। लेकिन ये वो कह भी चुके हैं कि जब तक आईपीएल खेलेंगे इसी टीम के साथ खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि फाफ डू प्लेसी की कप्तानी और कोहली जैसे खिलाड़ी के रहते हुए ये टीम इस बार खिताब जीत पाती है या एक बार फिर चौकर साबित होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।